Hello students, I hope that you all are fine and you all are attending all my lectures till now. This is our 6th lecture on cost accounting. And till now we have studied theories of cost accounting, economic order quantities, its tabular method, and in our last lecture what I have taught you is minimum level of stock, maximum level of stock, reorder level. What is minimum level of stock? Minimum level of stock is a level कि कितना मिनिमम स्टॉक हमें मेंटेन रखना है. ठीक है. मैक्सिमम मींस मैक्सिमम कितना स्टॉक रखना है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही स्टॉक रखने से भी हमारा नुकसान हो जाता है. गेटिंग माय पॉइंट. और से मेंटेन करना, कैरी करना, ये सब का भी कॉस्ट बढ़ जाता है. तो मैक्स टू मैक्स कितना रखना है, मिनिमम कितना रखना है. एंड रीऑर्डर लेवल, व्हाट वाज रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर लेवल मींस वो लेवल जितने पर तुम्हारा स्टॉक आ गया तो तुम्हें अगेन ऑर्डर प्लेस करना है. क्लियर? वो सब तो लास्ट लेक्चर में इन डेप्थ वी ऑल हैव स्टडीड. आज मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं पढ़ाऊंगी और ना ही इसका टेबुलर मेथड पढ़ाऊंगी, बिकॉज वी ऑल आर ऑलरेडी डन विद इट. सो टुडे व्हाट वी ऑल आर गोइंग टू लर्न इज न्यू मेथड, दैट इज write a short note on material turnover ratio. Students, मटेरियल टर्नओवर रेशियो बोलूं या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलूं, बात एक ही होगी. बहुत सारी जगह पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं. याद रखना, वर्डिंग्स चेंज हो जाते हैं, मीनिंग वही है. लेट इट बी मटेरियल, इन्वेंट्री और स्टॉक. क्लियर? तो कोई भी वर्डिंग्स यूज करें, you should know its meaning. Inventory turnover ratio, we all have already studied it in our SY BCom. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ाया था मैंने, बट उस टाइम पे वो सिर्फ फॉर्मूला था जिसे अप्लाई करके यू आर गेटिंग आंसर. बट दिस टाइम ये सब थियरी में भी पूछा है कि इस पे शॉर्ट नोट लिखो. तो शॉर्ट नोट में तुम सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट इट्स मीनिंग एंड ऑल. अब इस मटेरियल के ऊपर एक पूरा चैप्टर आ गया है. गेटिंग माई पॉइंट? और इसी चैप्टर का ये हिस्सा है मटेरियल टर्नओवर रेशियो. तो आज का हमारा टारगेट यही होगा कि हम मटेरियल टर्नओवर रेशियो प्रॉपर्ली सीख लें. क्लियर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं. दिस रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड. स्टूडेंट्स, व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग क्या? स्टॉक. Opening stock plus closing stock divided by 2 will be your average inventory held during the period. It is calculated by applying the following formula. Formula आप सबको याद होगा, अगर नहीं याद है तो again it is given. Cost of material consumed divided by cost of average stock held during the period. इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल लिखना है. Cost of material consumed divided by average stock. सिंपल. अच्छा, एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पर बहुत बड़ा करके कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ, अरे वी नो इट. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. तुम लोग इसी तरीके से याद करो. हाई रेशियो इंडिकेट्स फास्ट मूविंग स्टॉक. लो रेशियो इंडिकेट्स लॉकिंग अप ऑफ वर्किंग कैपिटल. द रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड इन डेज एज फॉलोज. स्टूडेंट्स, याद रखना ये दोनों में बहुत फर्क है. हायर रेशियो इंडिकेट्स फास्ट मूविंग, मतलब तुम्हारा ये जो रेशियो आएगा ना एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर का, मैं रेशियो की बात कर रही हूँ, डेज की नहीं. ध्यान देना वर्डिंग्स पे, वरना तुम बोलोगे मैडम ने तो ये बोला था. नहीं, रेशियो अगर तुम्हारा ज्यादा आ रहा है, जैसे दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, तो प्रोडक्ट ए का अगर रेशियो ज्यादा आ रहा है, चाहे जैसे 2:1 और इसका आ रहा है 3:1, तो प्रोडक्ट बी का रेशियो ज्यादा है. तो इसका मतलब ये क्या है? प्रोडक्ट बी फास्ट मूविंग स्टॉक है और प्रोडक्ट ए स्लो मूविंग है. गेटिंग माय पॉइंट? द रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड इन डेज एज फॉलोज. इसे तुम्हें डेज में लेकिन कैलकुलेट करना है, तुम्हें इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं होगा. स्टूडेंट्स, तुमसे अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कौन सा प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, तो रेशियो नहीं देखना है, क्योंकि रेशियो में बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं. सो बेटर यू हैव टू कैलकुलेट इट इन डेज. डेज ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. डेज ड्यूरिंग द पीरियड मतलब देखो, मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्वेश्चन किस में आ सकता है?
मंथ्स में, डेज में और वीक्स में, किसी में भी पूछ सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लोग ने किस में बोला है, तो सब एज्यूम कर लेते हैं डेज में बोला है। सो डेज क्या होता है हमारा 365 या 360, जैसा भी क्वेश्चन में दिया होगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो 365 ले लो। अगर एग्जाम क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है कि 360 डेज लेना है तो 360 डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जो रेशियो आएगा वो। क्लियर? तो इससे तुम्हें जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी इन डेज। जैसे सपोज तुम्हें 10 आंसर मिला, सपोज एग्जांपल ले लो, तो योर आंसर विल बी 10 days. Clear? Next, this ratio shows the period for which inventory is held. Clear? The period should be as minimum. देखो यहाँ पर मिनिमम को कंसिडर किया गया, यहाँ पर हायर बोल रहे थे, हायर रेशियो है ना, यहाँ पर हायर रेशियो पे ज्यादा फोकस था और यहाँ पर किसका फोकस है? मिनिमम। क्लियर? यानी कि रेशियो में जिसका रेशियो हायर होगा वो बेटर प्रोडक्ट है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो दिया है मैंने आगे, हम सम ही सॉल्व करने वाले, डोंट वरी फॉर दैट पार्ट। बट यहाँ पर इन दोनों चीजों का ध्यान देना है तुम्हें कि रेशियो में तुम्हें हायर रेशियो देखना है, बट अगर डेज में आंसर आया तो मिनिमम पे फोकस करना है कि कौन कम से कम दिन ले रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? मैं इसका रीजन बता दूंगी तुम्हें, बट अभी फिलहाल इतना मगअप करो। मिनिमम एज पॉसिबल, शॉर्टर द पीरियड बेटर इज द मैनेजमेंट। ठीक है? In order to find out investment in stock, the following ratios can be calculated. Total inventory divided by cost of production and cost of sales divided by average finished goods inventory. कुछ नहीं, ये तुम्हें मगअप करना होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं, ये तो तुम याद कर लो। चलो हम लोग अभी इस पे बात करते हैं। हायर रेशियो मतलब क्या? देखो यहाँ पर डेज है, अगेन इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2:2, या इसका रेशियो है 2, इसका रेशियो है 3। ठीक है? नंबर ऑफ डेज कितना है? 360 मान लेते हैं, एक साल में 360 डेज होंगे। तो हाई रेशियो किसका है? ए का है कि बी का है? बी का है ना, 3 है ना। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी हॉरिबल है बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। कि रुको 1 मिनट, मैं इसका भी सॉल्यूशन निकाल देती हूँ, रब करती हूँ, वेट। जस्ट वेट, हम लोग फ्रेश एक सम करते हैं। ठीक है? नहीं जा रहा है, ठीक है? ओके, नाउ चलो फ्रेश एग्जांपल। ए है, बी है, ए का रेशियो आ रहा है 2:1 ले लो, और इसका रेशियो आ रहा है 3। तो रेशियो किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है ना। तो रेशियो वाइज बी ज्यादा है। चलो अब डेज में भी देख लेते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 2 कितना डेज आएगा? कैलकुलेट करते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 2, योर डेज विल बी 180 डेज। ए का कितना आया? 180। ठीक है? अब यहीं पे साइड में छोटे से मैं बी भी लिख देती हूँ, बी का ले लेते हैं। बी का फॉर्मूला क्या आएगा? 360 डिवाइडेड बाय 3, इसको 3 बना देते हैं। ओके, 360 डिवाइडेड बाय 3, योर आंसर विल बी 120। ठीक है स्टूडेंट्स, यू हैव 2 मटेरियल्स ए बी। ठीक है? मटेरियल ए तुम्हारे पास 180 डेज तक तुम्हारे पास पड़ा रहता है, मतलब तुम्हें सेल करने में, फाइनली उसको मूव ऑन करने में 180 डेज जाते हैं, जबकि प्रोडक्ट बी में 120 डेज ही लगते हैं। यानी कि 6 महीना ले रहा है और ये कितना महीना ले रहा है? 4 महीना। तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेटर है? कौन सा जल्दी जल्दी बिक रहा है? बी। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए ये जो लाइन है, हायर रेशियो इंडिकेट्स फास्ट मूविंग स्टॉक, है ना। जिसका हायर रेशियो उसका फास्ट मूविंग स्टॉक है, सॉरी, higher the ratio fast moving stock, और lower the ratio indicates locking up of working capital, मतलब वो बहुत टाइम तक तुम्हारे पास रहता है।
लॉकअप कर लेता है वो अपने आप को, मतलब तुम्हारे पास बहुत टाइम तक पड़ा रहता है। तो इसी को बोलते हैं कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा फास्ट मूविंग है। आगे इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, दैट इज व्हाई मैंने इस चीज को ज्यादा डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये चीज अगर यहीं पर क्लियर हो जाएगी ना तो आगे के सम्स बहुत ईजी लगेंगे। यू विल जस्ट वॉच द क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट सॉल्विंग इट बाय योरसेल्फ, बट अंडरस्टैंड इट, हायर द रेशियो इंडिकेट्स फास्ट मूविंग। और यहाँ पर नीचे क्या बोला, एज द पीरियड शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, पीरियड कम से कम होना चाहिए और रेशियो हायर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे जाकर के हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर 2 प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स या 3 मटेरियल ऐसा दिया होगा और वी हैव टू कंपेयर इट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ। Okay, students, what is fast moving material, what is slow moving material? Before jumping to the sum, practical sum, I would like to give you theoretical part also. Question यहाँ पर है, नीचे बॉटम पे, तुम ये मत सोचना क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन ये है और आंसर ऊपर है। How is the material classified on the basis of turnover? इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, no one knows. 2020 is completely unpredictable, तो तुम्हारी स्टडी भी उस हिसाब से ही होनी चाहिए कि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। Exam also will be unpredictable, तो study very hard and study everything, ठीक है। So goods कैसे क्लासिफाई हो सकते हैं on the basis of turnover? सबसे पहले आएगा fast moving material, ठीक है। These are materials which are having higher rate of turnover. In this case, stock should be maintained at higher level. मतलब यहाँ पर जो एग्जाम्पल में बी था ना, वो कौन सा होगा, फास्ट मूविंग मटेरियल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि उसका नंबर ऑफ डेज वो कम ले रहा है मूव ऑन होने में, तुम्हारे पास आकर के बन करके वो तुरंत बिक जा रहा है, जबकि प्रोडक्ट ए आ रहा है, बन रहा है, तुम्हारे पास 6-6 महीने तक पड़ा रहता है। तो फास्ट मूविंग मटेरियल क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर? स्लो मूविंग, दीज आर द मटेरियल्स विच आर हैविंग लो टर्नओवर रेट, इसका टर्नओवर रेट लो होगा। क्लियर? In this case, lower level of stock is maintained. ऐसे सब केसेस में, जैसे कि सपोज जैसे कि प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए 6-6 महीने तक तुम्हारे पास पड़ा रहता है और तुमसे बिकता ही नहीं है, जल्दी मार्केट में उसका डिमांड नहीं आता है या वो मूव ऑन करने में टाइम लगता है। तो ऐसे सब केसेस में तुम क्या करते हो, लोअर लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करते हो। लोअर लेवल ऑफ स्टॉक मतलब तुम बहुत ज्यादा नहीं बना करके रखोगे ए को, क्योंकि तुम्हें पता हो 6 महीने बाद बिकेगा, तो तुम अभी से बना के क्या करोगे। तो तुम क्या करते हो, तुम ऐसे केसेस में लो लेवल रखते हो। फास्ट मूविंग, जैसे कि प्रोडक्ट बी था, तो बी अगर फास्ट मूविंग है तो तुम उसे तुरंत बनाते जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है मार्केट में उसका डिमांड है और वो तुरंत बिकते जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? स्टॉक शुड बी मेंटेन्ड एट हायर लेवल, और स्लो में स्टॉक कम रखते हैं। चलो, फास्ट स्लो तो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, सॉरी, डोरमेंट मटेरियल्स, ये याद रखना। डोरमेंट मटेरियल्स हो सकता है तुम लोगों को फिलअप्स में आ जाए, मैच द फॉलोइंग में आ जाए, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। फास्ट स्लो तो सबको क्लियर है, डोरमेंट क्लियर रखना। These materials are found to have no recurring use, but it may be required in future. The decision about the level of stock should be taken judiciously in consultation with cost accountant, production manager एंड परचेज मैनेजर। स्टूडेंट्स, ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनका आज के डेट में कोई यूज नहीं है, आज के डेट में वो इतना काम का नहीं है, बट वी नो इट कि मार्केट में इसका बूम आने वाला है, फ्यूचर के मार्केट में इसका डिमांड आ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? आज के डेट में अब जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट टू से, जैसे लोग कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है तो लोग इतना जल्दी नए टाइप के प्रोडक्ट को लेकर के कंफर्टेबल नहीं होता है, तो वो मार्केट में खरीदते नहीं है जल्दी। Getting my point? People feel afraid, people are not that comfortable with such kind of product. ऐसा होता है। अभी मेरे पास right now I don't remember any example, but तुम्हें बहुत सारे examples पता होंगे ऐसे प्रोडक्ट के जिसे हम तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Getting my point? या मार्केट में उनको लेकर के कुछ नेगेटिव अफवाहें भी होती है, तो ऐसे सब केसेस में वो आज की डेट में नहीं बिकेगा। लेकिन तुम्हें ये विश्वास है कि फ्यूचर में इसका डिमांड जरूर आ सकता है, फ्यूचर में ये जरूर काम आएगा ही आएगा। तो ऐसे सब केसेस में क्या होता है ना, लेकिन प्रोडक्शन करने का खर्चा तो तुम्हें आज ही देना है ना, भले डिमांड कभी भी आए, तुम्हें विश्वास है, लेकिन तुम कितना बना के रखोगे आज की डेट में भी। अगर मुझे पता है किसी प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में आने ही वाला है फॉर श्योर, और मुझे आज के डेट में ही बना के रखना है, तो मैं बना के भी कितना बना के रखूंगी। आफ्टर सर्टेन टाइम आई विल ऑल्सो वांट माई कॉस्ट बैक,
गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे सब केसेस में द डिसीजन अबाउट द लेवल ऑफ स्टॉक मतलब कितना प्रोड्यूस करना है, शुड बी टेकन जुडिशियसली। जुडिशियसली मतलब प्रॉपर अथॉरिटी के साथ। अथॉरिटी मतलब तुम्हें तुम्हारे जो हायर अथॉरिटी जो बोलते हैं, या जो करना सही होता है एकदम लॉफुली, या हायर अथॉरिटी के परमिशन के बिना वो सब डिसीजन तुम नहीं ले सकते, बिकॉज प्रोडक्ट तुम आज के डेट में बना रहे हो और तुम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो। फ्यूचर इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो ऐसे सब केसेस में तुम्हें जुडिशियसली मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्शियसली एंड विद द ऑथराइज्ड पर्सन इन द कंसल्टेशन विद द कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होता है? आई होप यू ऑल माइट बी नोइंग इट। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, वैसे कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, CWA बोलते हैं उसे, कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट बोलते हैं। वो ICWA इंस्टीट्यूट के थ्रू एक डिग्री होती है, वो उसमें कॉस्टिंग के ऊपर मेन फोकस होता है। अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं बट कॉस्टिंग उसका मेन कोर सब्जेक्ट होता है। जैसे CA में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, ऑडिट है, तो वैसे इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है, ठीक है। तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट कहलाता है। प्रोडक्शन मैनेजर एंड परचेज मैनेजर, इन सब से कंसल्ट करते हुए तुम्हें जुडिशियसली यू हैव टू टेक अ डिसीजन। समझ में आया? डोरमेंट मतलब क्या हो गया? उसका डिमांड आज नहीं है, फ्यूचर में है। गेटिंग माई पॉइंट? ऑब्सोलेट मटेरियल्स। Obsolete matlab such materials may not be used in future due to one or more reasons such as change in product designs, switch over to a new product, etc. Such materials has to be disposed of. अच्छा, डोरमेंट का जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका फ्यूचर में कोई डिमांड नहीं रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब ऑल ऑफ सडनली मार्केट में टच स्क्रीन मोबाइल आया था, तो यू ऑल माइट बी नोइंग इट कि बटन वाले मोबाइल का पूरा डिमांड चला गया था। गेटिंग माई पॉइंट? या फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप आ गया था, ठीक है, तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप को लेकर के इतने कंफर्टेबल नहीं थे, बट बाद में जब लोगों के बीच में अवेयरनेस आ गया व्हाट्सएप को लेकर के, तो फिर मैसेज कितने लोग करते हैं आज के डेट में? आज के डेट में मुझे तो लगता है बैंक वाले ही मैसेज करते हैं या कोई कंपनी वाले ही मैसेज करते हैं। प्रैक्टिकली हम एज अ फ्रेंड एक दूसरे को मैसेज करना भी बंद कर चुके हैं। वी ऑल नो व्हाट्सएप, राइट? सो ये सारी चीजें क्या होती है कि आज के डेट में ना उसका डिमांड चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा अगर कोई नई चीज आ जाएगी तो सच मटेरियल मे नॉट बी यूज्ड इन फ्यूचर। तो ये सारी चीजों का कोई फ्यूचर नहीं रहता। अभी जैसे कि मैसेज का बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं है, बटन वाले मोबाइल का कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं है, तो ये सारी चीजों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। वी ऑल नो इट ड्यू टू वन और मोर रीजंस। बहुत सारे रीजंस होते हैं, लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, या कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा सस्ते में है। जैसे कि व्हाट्सएप करने का पहले जब, आई डोंट नो तुम लोग ने मैसेज किया है या नहीं किया है, लेकिन जब हमारे टाइम पे मतलब व्हेन वी आई वाज इन कॉलेज, तो उस टाइम पे जो मैसेजेस होते थे तो एक लिमिट होता था, एक दिन में तुम इतने ही मैसेज कर सकते हो, या मैसेज अगर हम टाइप कर रहे हैं तो उसमें एक लिमिट का तो मैसेज टाइप भी नहीं होगा, मतलब वो वर्डिंग्स भी उतने गिन गिन के ही लेता था। तो इस तरीके का बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। अभी व्हाट्सएप में कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है कोई भी रिस्ट्रिक्शन। टाइप करते रहो, भेजते रहो, जितना चैटिंग करना है करो, जी भर के करो। सो बिकॉज ऑफ दैट अब कोई मैसेज क्यों करेगा? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब एब्सोलेट मटेरियल होते हैं और इन सब इस सब टाइप के मटेरियल को डिस्पोज ऑफ कर देना रहता है। डिस्पोज ऑफ नहीं करती कंपनी, कंपनी कम से कम में बेचने को ट्राई करती है या तो फिर स्क्रैप वैल्यू में निकाल देती है, ठीक है, लेकिन उसका कॉस्ट रिकवर कर पाना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक क्लियर है डोरमेंट और ऑब्सोलेट में। मटेरियल विथ एवरेज टर्नओवर, ये तो इजी है। द टर्नओवर रेट ऑफ दिस मटेरियल में बी एवरेज और ऑल द मटेरियल टेकन टुगेदर। मतलब एवरेज टर्नओवर रहता है कि बिक जाएगा, मतलब एक ऑन एन एवरेज एक टाइम के बेसिस पे वो निकल जाता है कंपनी से बाहर और मार्केट में बिक जाता है। ऑन एन एवरेज उसका डिमांड रहता है। क्लियर? फास्ट मूविंग मतलब जो जल्दी जल्दी मूव ऑन हो जाता है, मार्केट में बिक जाता है। स्लो मूविंग मतलब जो बहुत दिनों तक अपने पास ही पड़ा रहता है, बिकता ही नहीं है। डोरमेंट मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका आज के डेट में डिमांड नहीं है, फ्यूचर में बहुत डिमांड आने वाला है, लेकिन उसका प्रोडक्शन करने से पहले हमें हमारे जुडिशियरीली वी हैव टू टेक डिसीजन विद द हेल्प ऑफ आवर कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड परचेज मैनेजर। ऑब्सोलीट मतलब ऐसे मटेरियल जिनका कोई यूज नहीं है। अभी ऑल ऑफ सडनली मार्केट में लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, ऑल ऑफ सडनली पीपल हैव यू नो jump to another technology and another technology have captured the market, तो हमारा करंट मटेरियल जा चुका है, तो उसको डिस्पोज ऑफ करना है। मटेरियल विद एवरेज टर्नओवर मतलब ऐसा मटेरियल जो ऑन एन एवरेज टाइम पे निकल जाता है, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं, ऑन एन एवरेज है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। इसमें कुछ इतना टफ नहीं था। अब
बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम. ठीक है, ये मत भूल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सबका मीनिंग भी तुम्हें पता होगा. यू कैन राइट इट विद योर ओन वर्डिंग्स. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द सम. सिंपल प्रॉब्लम है, डोंट वरी. स्टॉक एंड परचेज गिवन स्टॉक होल्डिंग आस्क्ड. ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा. मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज. स्टूडेंट्स, इफ आई आस्क यू how much product you have consumed or material X the company have consumed, तो तुम्हारे पास कैलकुलेशन कैसे करोगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. गेटिंग माय पॉइंट? फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इसका मतलब क्या होता है कि साल की शुरुआत में हमारे पास कितना प्रोडक्ट था और साल में हमने और कितना खरीद लिया, माइनस लास्ट में हमारे पास कितना बच गया. जैसे कि साल की शुरुआत में हमारे पास 10 यूनिट्स थे, साल के ड्यूरिंग द ईयर वी हैव परचेज्ड 100 यूनिट्स और एंड में हमारे पास 20 यूनिट्स बचता है. तो तुमने कितना कंज्यूम कर लिया, कितना यूज कर लिया? 10 प्लस 100 110 माइनस 20 90 यूनिट्स यू हैव यूज्ड. तो ये वो इस तरीके से पता चलता है. गेटिंग माय पॉइंट? फंडा लगा करके कभी भी इन सब चीजों को याद रखने का कि हाँ, अगर मुझे कोई कैलकुलेट करना होता तो पहले से कितने प्रोडक्ट थे, मैंने और कितने प्रोडक्ट खरीदे और एंड में कितना बचा. तो इन सब बेसिस पे तुम कैलकुलेट करोगे तो वो वही है. बस यहाँ पर थोड़ा फॉर्मल वर्डिंग्स यूज हो जाते हैं तो बच्चे थोड़ा टेंस्ड हो जाते हैं कि याद नहीं रहता. इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, इफ यू अंडरस्टैंड इट. चलो लेट्स सॉल्व द सम. अगेन वही यूज किया है. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, टोटल निकालो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें पता चल जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड. क्लियर? सो मटेरियल एक्स और वाई को बाजू बाजू में रखते हुए सॉल्व करो, अलग अलग से कुछ जरूरत नहीं है. टेबल में से उठा उठा के लिखते जाना. ओपनिंग स्टॉक एक्स का था 25,000, वाई का था 87,500. परचेज कितना किया? 1,90,000 1,25,000. टोटल निकाल लिया 2,15,000 2,12,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये माइनस होता है. ठीक है, माइनस कर लिया तो ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 1,50,000. स्टूडेंट्स, अब इतना ही देख करके, अच्छा नहीं, अपने को और भी आगे सॉल्व करना है, सॉरी. एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री एक्स का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. वी ऑल नो द फॉर्मूला, राइट? तो एक्स का क्या है? ओपनिंग 25,000, क्लोजिंग 15 डिवाइडेड बाय 2 20,000. वाई 87,500 62,500 डिवाइडेड बाय 2 75,000. क्लियर? मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालता है. मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स. स्टूडेंट्स, व्हेन आई से कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, इट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड. यहाँ पर बोला नहीं है बट तुम समझ लो. ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. तो एक्स का पहले निकालेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 10 टाइम्स. वाई का निकाल लेंगे 1,50,000 डिवाइडेड बाय 75 2 टाइम्स. स्टूडेंट, ये बाद में देखो, पहले ये देखो. तुम सिर्फ रेशियो देख करके बताओ कौन सा रेशियो या कौन सा मटेरियल बेटर है. यहीं से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि जिसका रेशियो ज्यादा है, रेशियो के मामले में हमने क्या बोला था कि जिसका रेशियो ज्यादा है वो बेटर है ना? डेज के मामले में कम डेज देखना है, बट रेशियो के मामले में ज्यादा रेशियो. ज्यादा किसका है? 10 है, तो 10 विल बी द विनर, एक्स विल बी द विनर, सॉरी. सो मटेरियल टर्नओवर इन डेज, उसमें भी कैलकुलेट कर लेते हैं. डेज ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम कितना दिन लेंगे? 365, बिकॉज वी ऑल नो कि साल भर में 365 डेज होते हैं. क्लियर? तो 365 डिवाइडेड बाय टर्नओवर, 10 आया था ना, 10, तो आंसर आ गया 36.5 डेज. अगेन वाई का कितना आएगा? 365 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 185.5. मतलब कि प्रोडक्ट एक्स तुम्हारे पास 36 डेज तक रहता है, उसका तो बिक जाता है. प्रोडक्ट वाई तुम्हारे पास 185 डेज तक रहता है. तो कौन सा बेटर है? कौन सा फास्ट मूविंग है? बेटर कुछ नहीं, वो ठीक है, सबका अपना अपना टाइम होता है, बट कौन सा फास्ट मूविंग है? प्रोडक्ट मटेरियल एक्स इज अ फास्ट मूविंग. तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तुम्हें दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा मटेरियल एक्स मटेरियल वाई में से कौन सा फास्ट मूविंग है. तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है. फॉर्मूला आते हुए भी डिसीजन लेना नहीं आ रहा है. तो डिसीजन लेने के लिए ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए. क्लियर? आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप सबको. नेक्स्ट उसी टाइप का सम कर लेते हैं. यहाँ पर 3 मटेरियल्स है, नॉट एन इश्यू. जैसे वहां पर एक्स और वाई का क्या था, वहां पर यहाँ पर एबीसी का करेंगे. ओपनिंग स्टॉक purchase minus closing stock. The inventory is valued at ₹1 per kg or liter. ठीक है. Calculate material turnover ratio for each of the material. ठीक है, कोई नहीं. Formula भी all know, material consumed का.
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मटेरियल एक्स का क्या है 700 प्लस 11,500 माइनस 200, आंसर आ जाएगा 12,000। बी 200 प्लस 11,000 माइनस 1,200 10,000 लीटर्स। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी का लीटर में दिया है, किसी का केजी में दिया है, वो चलता है, इसमें कुछ इतना इश्यू नहीं है। हो सकता है बी लिक्विड फॉर्म में हो, ए और बी सॉलिड फॉर्म में हो, तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। बस हमें इसी से है कि हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, चाहे तुम लिक्विड हो, सॉलिड हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो सी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, आंसर विल बी 1600 kg। तो ये तुम्हारा क्या है, मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि हमें न्यूमरेटर में लगता है। ठीक है, फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में क्या लगता है, एवरेज इन्वेंट्री। तो चलो ए का निकाल लेते हैं। फॉर्मूला पहले टॉप पे लिख देना है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में ऐसा आता है ना, जहाँ पर 3 देंगे ए बी और सी, तो सबसे पहले टॉप पे फॉर्मूला लिख दो, फिर ए बी सी निकालते रहो। टीचर्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू राइट फॉर्मूला अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ऐसा नहीं होता है। हमें भी समझ में आता है कि एक बार फॉर्मूला लिख दिया तो ठीक है, फिर ए बी सी नीचे कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ए का एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 450 kg। ठीक है, ऑफ रुपीज मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बोला है ना द इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ₹1, जितना भी है वो 1 रुपए में होगा, तो जितने केजी आएगा उतना ही रेट भी रहेगा। ठीक है, मटेरियल बी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 700 kg और रेट भी आ गया 700। सी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 1100 kg, रेट भी आ गया 1100। ठीक है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने निकाल लिया था, एवरेज इन्वेंट्री भी अभी निकाल लिया हमने। मटेरियल ए 12,000 डिवाइडेड बाय 450 26.67, ये रेशियो है, टाइम्स भी बोल सकते हो या मटेरियल बी 10,000 डिवाइडेड बाय 700 14.29, मटेरियल सी 1600 प्लस 1100 1.36। स्टूडेंट्स रेशियो के मामले में क्या बोला था, रेशियो सबसे हाईएस्ट जिसका होगा दैट विल विन, डेज में कम होना चाहिए, रेशियो में ज्यादा होना चाहिए, तो वो ए है। ठीक है, यही से हमको आंसर पता चल जाता है, बट स्टिल फॉर फर्दर कैलकुलेशन वी विल मूव। मटेरियल टर्नओवर इन डेज, डेज ऑफ द पीरियड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। ए 365, अभी कुछ नहीं बोला था एग्जाम में, तो हम 365 ही लेंगे। 365 डिवाइडेड बाय 26.67, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो क्लियर कट 14 डेज आएगा। मटेरियल बी 365 डिवाइडेड बाय 14.29 26 डेज। मटेरियल सी 365 divided by 1.46 250 days. Students, I always forget to say this to you people in my beginning of my lecture. Please sit with your calculator. मुझे पता है आप लोगों में से कोई स्टूडेंट्स रफ बुक में लिखते होंगे या कोई फेयर करते होंगे, I don't know because I cannot see all these things, but at least इतना करो कि कैलकुलेटर लो और छोटे छोटे से तो नोट्स लो। गेटिंग माई पॉइंट। तो इससे क्या होगा ना कि तुम्हें आज क्या सीखा ना वो भी मैटर करता है, क्योंकि सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियोस मत देखो कि हाँ चलो देख लिया, ऐसा नहीं चलेगा। तुम सीखो, तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट। और अगर तुम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो यहाँ पर तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। क्लियर? तो लेक्चर अटेंड करते हो प्लीज सिट विद योर कैलकुलेटर एंड बुक एंड पेन पेंसिल जो भी है, और नोट डाउन करते रहो। ठीक है, तो मैंने ऊपर ही भी बता दिया था कि प्रोडक्ट ए इज गुड, यहाँ डेज वाइज भी पता चल गया, मिनिमम डे ए ही ले रहा है, तो प्रोडक्ट ए इज फास्ट मूविंग। प्रोडक्ट नहीं सॉरी, मटेरियल ए इज फास्ट मूविंग। ठीक है, सो ठीक है, स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वे में, इजी है, नो वरीज। यहाँ पर दो मटेरियल है, मटेरियल ए, मटेरियल बी। ओपनिंग परचेज प्लस सॉरी माइनस क्लोजिंग। ठीक है, फॉर्मूला भी ऑल नो। पर्टिकुलर्स मटेरियल ए, मटेरियल बी। ओपनिंग स्टॉक पहले लिखेंगे हम दोनों का, इसका ऐड कर देंगे परचेज, दोनों में ऐड कर दिया, टोटल यहाँ पे लिख दिया, इसका 28,000 है, इसका 10,000 आया, लेस क्लोजिंग स्टॉक कर दिया, ये 3,000 और ये 3,500 माइनस कर दिया, तुम्हें आंसर मिल गया 25,000 6,500। क्लियर? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, फॉर्मूला भी ऑल नो, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। मटेरियल ए का भी नो, 2,000 ओपनिंग है, 3,000 क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2,500 आएगा। मटेरियल बी का
3000 3500 divided by 2 3250. मटेरियल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है? मटेरियल्स कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. स्टूडेंट्स ये चीजें हमने ऑलरेडी एग्जाम में पढ़ी हुई है, लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है, इस साल भी है. रेशियो का एक ही रेशियो है. तुम लोगों ने तो लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 18 रेशियोज मगअप किए होंगे. चलो कम से कम 15 तो किए ही होंगे. ठीक है, 2-3 छोड़ भी दिए होंगे. तो इतने में से सिर्फ यहाँ पर तो एक ही है. तो आई होप कि तुम लोगों को ये फॉर्मूला भी पूरा मगअप हो चुका होगा प्रॉपरली. मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. मटेरियल ए का क्या आएगा? कंज्यूम्ड हमने अभी इधर ही निकाला 25,000 डिवाइडेड बाय एवरेज यहाँ पर आया था 2500, तो ये हो गया 10 टाइम्स. मटेरियल बी 6,500 3250 2 टाइम्स. स्टूडेंट्स यहीं से मुझे डिसीजन लेकर के बताओ विच वन मटेरियल इज फास्ट मूविंग. जिसका रेशियो ज्यादा आ गया, ये 10 टाइम्स आया ना, ये फास्ट मूविंग होगा. क्योंकि अगर मैं इसे डिवाइड करके भी देखती हूँ 365 डिवाइडेड बाय 10 तो दे कितना आता है? 36.5. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस हैंड राइटिंग. आई नो इट्स टू ब्यूटीफुल बट ठीक है, समझ लो. नेक्स्ट 365 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 365 डिवाइडेड बाय 2 182.5. चलो 182 ले लेते. ठीक है, तो वी ऑल नो कौन सा फास्ट मूविंग है? मटेरियल ए. बट यहाँ पर हमने रेशियो से आंसर निकाल लिया. एज मटेरियल टर्नओवर रेशियो ऑफ ए इज हाई मटेरियल इज फास्ट मूविंग मटेरियल. क्लियर? यानी कि यहाँ पर डेज में कैलकुलेट किया ही नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली रेशियो के थ्रू ही आंसर निकाल लिया है. तो यू कैन डू इट इन योर एग्जाम बट आई विल सजेस्ट यू टू काउंट इन डेज ऑल्सो. कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, 365 से डिवाइड ही कर देना उस रेशियो को. चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते फटाफट, इजी है. डिटेल्स मटेरियल एक्स मटेरियल वाई. ओपनिंग क्लोजिंग परचेज, ये 3 डिटेल दिए ही होंगे एग्जाम में, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी. मटेरियल टर्नओवर रेशियो रिगार्डिंग ईच ऑफ दिस मटेरियल. ठीक है, एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डेज, वो भी कैलकुलेट करना आ गया. स्टेट विच ऑफ द 2 मटेरियल्स इज स्लो मूविंग. स्टूडेंट्स यहाँ पर फास्ट नहीं स्लो पूछा है. याद रखना कि एग्जाम में पूछा क्या है. पता है कि तुम्हें फास्ट की ओर ध्यान देने की आदत है, बट क्या करें यहाँ पर स्लो पूछा है. सो यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स स्लो. क्लियर? एग्जामिनर ये भी नोटिस करता है कि तुम्हें आदत पड़ चुकी है फास्ट मूविंग मटेरियल की ओर ध्यान देने की. जैसे कि लास्ट के 2 क्वेश्चन हमने फास्ट मूविंग पर ही किए, तुम्हें आदत हो चुकी है फास्ट देखने का, बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर कट स्लो दिया. तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से रीड क्वेश्चन थरोली. बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत हो जाती है कि ये सब देख करके तुरंत सॉल्व करना चालू कर देंगे कि क्या पूछेंगे ये लोग, पूछ के तो यही पूछेंगे ना. ऐसा नहीं होता है. एग्जाम में समटाइम्स कुछ और जानबूझ करके पूछ लेते हैं, और जस्ट बिकॉज तुमने ये लाइन नहीं पढ़ी ना, इसके लिए तुम्हारा 2 मार्क्स कट जाएगा. जबकि कितना इजी है पता करना कि कौन सा स्लो है. जब तुमको फास्ट पता है तो स्लो भी पता चली जाएगा. लेकिन अगर तुमने सिर्फ ये एक लाइन नहीं लिखी ना, उसके लिए तुम्हारा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, जितना भी उन्होंने बोला होगा, हम लोगों को प्रॉपर उसका इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो उतना 2 या 3 मार्क्स तुम्हारा कट हो जाएगा. तो ऑलवेज रीड दिस 3 लाइन्स थरली. मुझे पता है कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि क्या पूछते हैं हम, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लिया करो कि क्या पूछना चाहते हैं. ठीक है, चलो. ओके, यहाँ पर डायरेक्टली सब में सॉल्व कर लिया गया है, क्योंकि अब बस हो गया, तुम लोगों को भी आ चुका है ये सब फॉर्मूला. अब तुम्हें अलग से टेबल कुछ बना करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला थरली आता तो तुम डायरेक्टली लिख दो. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. मतलब एवरेज स्टॉक का भी फॉर्मूला इधर डायरेक्टली लिख दिया है. तुम कर सकते हो एग्जाम में, अगर तुम चाहो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, और चाहो तो वो टेबल जैसे मैंने पहले के क्वेश्चन में बनाया था तुम उस तरीके से भी कर सकते हो. इट इज ऑल अप टू यू. ठीक है, मटेरियल एक्स ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय एवरेज, तो ये हो गया 8.56 टाइम्स. मटेरियल वाई अगेन कंज्यूम्ड 2,80,000 पर प्लस 5 लाख माइनस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है. तुम डायरेक्टली कैलकुलेटर लेकर के कुछ भी मत करने लगना. देखो 2,80,000 प्लस 5 लाख माइनस 1,20,000 कितना आया? 6,60,000. सबसे पहले न्यूमरेटर में लिख लो 6,60,000. ठीक है, सबसे पहले न्यूमरेटर में लिख लिया, डिवाइडेड बाय
खुद मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग अजीब है, बट प्लीज डू एडजस्ट। डिवाइडेड बाय 2,80,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 लाख हुआ ना, 2 लाख। तो ये इस तरीके से लिखते हुए जाना, ठीक है, प्रॉपर एक स्टेप फॉलो करना। अच्छा, यहाँ पर भी दिखाया ही हुआ है, ठीक है। फिर 6,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो तुम्हें आंसर मिलेगा 3.33 टाइम्स। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो कि इन केस ऑफ रेशियो, जिसका रेशियो कम होगा वो स्लो होगा और जिसका रेशियो ज्यादा होगा वो फास्ट होगा। बट स्टिल चलो, फॉर बीइंग ऑन सेफर साइड हम लोग डेज में भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। नंबर ऑफ डेज, हाँ बोला भी था एग्जाम क्वेश्चन में, तो करना ही है। नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड, number of days average inventory held is equal to number of days in the year divided by material turnover ratio. Material X 365 divided by 8.56, days में कितना है 4.64, that is 43। चलो ऑन एन एवरेज, अब तुम क्या नंबर ऑफ आवर्स थोड़ी ना गिनोगे कि नहीं नहीं अभी 2 नहीं बजे हम तुम्हें नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ऑन एन एवरेज गिन लो एक दिन 43। मटेरियल Y 365 डिवाइडेड बाय 3.3, आंसर आ गया 110.60, मतलब 111 दिन। तो ये 43 डेज में मूव करता है और ये मूव करता है, मतलब मूव ऑन होता है 111 डेज में, मतलब 111 डेज में। तो स्लो मूविंग कौन सा है? एग्जाम में क्या पूछा है? स्लो। गलती से अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर लिख दिया ना मटेरियल एक्स इज अ फास्ट मूविंग, भले ही उसका भी एनालिसिस राइट है बट मार्क्स कटेगा, क्योंकि हमने तुमसे स्लो पूछा था। व्हाई डिड यू राइट फास्ट? Did we ask you fast? No, we asked you slow. प्लीज एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो प्लीज एंड तक पूछा क्या गया है वो पढ़ना। बहुत बार स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, आई हैव सीन इट। बहुत बार स्मार्ट स्टूडेंट भी मिस्टेक करके बाहर आकर के फिर रोते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो तीनों लाइन लिखी है ना, ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर का तो है ही इंपॉर्टेंट, बट नीचे क्या पूछना चाहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सो मटेरियल वाइज स्लो मूविंग बिकॉज इट्स रेट ऑफ टर्नओवर इज लोअर, ठीक है। सो एग्जाम में अगर तुम्हारा ये पॉइंट और ये पॉइंट राइट होगा तो जितने भी मार्क्स का पूछा होगा, आई होप कि 10 मार्क्स का ही पूछेंगे अगर पूछेंगे तो, क्योंकि इसमें इतना कुछ तीर मारने जैसा नहीं है, बहुत इजी है। तो 10 मार्क्स का पूछेंगे तो 10 on 10 फिक्स है, 1 मार्क्स नहीं कटेगा तुम्हारा। बस फॉर्मूला प्रॉपरली दिखाओ, ये कैलकुलेशन करेक्ट दिखाओ, नंबर ऑफ डेज गिन लो और ये गिन लो। ये 3 स्टेप्स फॉलो किए तो तुरंत तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा, तुरंत देखते टिक मार के 10 मार्क्स मिल जाता है। तो ऐसे सब केसेस में बहुत स्कोरिंग हो जाता है तुम्हारे लिए। फॉर्मेट से भी अच्छा मैं तो बोलती हूँ फॉर्मूला वाला है, क्योंकि फॉर्मूला वाले में क्लियर कट आंसर मिलते जाता है, तो बहुत अच्छा होता है। फॉर्मेट में कैसा, बहुत बार तुम 1-2 स्टेप भी भूल जाते हो ना, मार्क्स काटने वाला काटता ही है कि स्टेप नहीं किया इसने, बट फॉर्मूला में ऐसा कुछ नहीं होता है। सो ऑलवेज try for a good score and you all know your target 90 plus in cost accounting। मैं बाकी के सब्जेक्ट्स का नहीं बोल रही हूँ, अगेन मैं सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रही हूँ, और मैं वो 90 प्लस पकड़ के ही और एज्यूम करके ही कि तुम्हारे सबके मन में 90 प्लस मार्क्स चल रहा है, मैं उसी हिसाब से एक एक पॉइंट, एक एक सम, एक एक मेथड, थियरी मैं सब कवर अप कर रही हूँ। यार मैं जितना एफर्ट डाल रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी उतना एफर्ट डाल ही रहे हो अपनी ओर से भी। गिव योर बेस्ट, you will definitely going to get best. Thank you so much. God bless you all. Take care.